नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्विक स्टडी बाय अजय सर पे, जिसमें मैं आपको 5 फरवरी के फर्स्ट पेपर का कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको आंसर बताने वाला हूं। ठीक है, यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका है, स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो स्मृति मंदाना है वो क्रिकेट से संबंधित है, आपका राइट आंसर था। और देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो स्मृति मंदाना जो है एक भारतीय क्रिकेटर है, उनका पूरा नाम श्रीनिवास स्मृति मंदाना है। उनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और वे भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय टीम से खेलती हैं। ठीक है, उन्होंने 2018 में बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से नामित भी किया जा चुका है और उन्हें 2018 में आईसीसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में रेचल, ठीक है, रेहो फ्लिंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और उन्हें 2013 में एक दिन में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं वो। ठीक है, और उन्हें 2016 की महिला की चुनौतीपूर्ण ट्रॉफी में भी महिलाओं के लिए 3 शतक उन्होंने बनाए। ठीक है, 2016 में ब्रिस्टन हीट के साथ उन्होंने बीसीसीआई के लिए 1 साल के सौदे के साथ भी साइन किया था। ठीक है, उन्होंने 2018 में किया सुपर लीग से भी साइन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनको। इनका एक लास्ट अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की सभा का पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान हॉल नई दिल्ली में हुई थी और इसके 2 स्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और देखते हैं इनके पॉइंट को। संविधान सभा की संस्था प्रांतीय सभा द्वारा चुनी गई थी, जिन्हें 289 सदस्य और 93 रियासतों से तथा 296 सतत ब्रिटिश भारत से थे। देखिए इसकी जो पहली भारत बैठक में भारत की एक उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बन गया। ठीक है, और इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। तो और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ जो भारत का गणतंत्र दिवस बन गया। ओके, सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया था जो शासकीय मताधिकार से चुने गए थे। ठीक है, स्वयं समिति मताधिकार से चुने गए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। देखिए ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को अब आवंटित 296 सीटों के लिए संविधान सभा के द्वारा जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, जिसमें और मुस्लिम लीग ने उसमें 73 सीटें जीती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि भारतीय संविधान का 44वां संशोधन कब हुआ था? ठीक है, तो भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन है वो 1978 में हुआ था। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान संशोधन 1944 का जो है साल 1978 में पारित हुआ था। इसे संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के नाम से जाना जाता है और यह अधिनियम मोरारजी देसाई सरकार में पारित किया गया था। ठीक है, उसमें मोरारजी देसाई की सरकार थी और इस संशोधन 42वें संशोधन 1976 के कुछ संशोधनों को रद्द करने के लिए किया गया था। ठीक है, इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 के तहत जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और इस संशोधन में अशांतरिक आंतरिक अशांति की जगह शख्स विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्या था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि भीमराव अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? ठीक है, तो महार सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने की थी 20 मार्च 1927 को। ठीक है, यदि तारीख नहीं है तो आपको केवल डेट याद रखना है। ठीक है, ये आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पहले कि महार सत्याग्रह जो था, महार सत्याग्रह चाबदार ताल सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में एक सत्याग्रह था और यह महार सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को अछूतों को महाड़, जो कि वर्तमान में रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, महाड़ जो है भारत में एक सार्वजनिक टैंक्स में पानी का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए इसका आयोजन किया गया था। और देखिए 20 मार्च को भारत में सार्वजनिक अधिकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है तभी से। ओके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए भीमराव अम्बेडकर, देखिए इनका जन्म जो है 1891 में, उनकी मृत्यु 1956 में हो गई थी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी इन्हें चुना गया था। ओके, और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। वे दलित वर्ग के महान नेता और प्रख्यात न्यायविद भी थे। ठीक है, उन्हें भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है और वह प्राविधिक समिति के अध्यक्ष बने। ठीक है, अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में माना है। ठीक है, और अम्बेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की डिग्री करने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके बारे में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो नीरज चोपड़ा के बारे में क्वेश्चन आया था, तो नीरज चोपड़ा जो है आपके भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई क्वेश्चन आते हैं हर बार एसएससी में। ठीक है, नीरज चोपड़ा के बारे में, नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और भारतीय सेना में जूनियर कमीशनर का अधिकारी हैं, और उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में 88.06 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था, और उन्होंने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीते हैं। वह 2016 में IAAF विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में भी 86.48 मीटर का विश्व जूनियर रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को 2018 एशियाई खेलों में भारत की उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भी चुना गया था इनको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह शुंग वंश का अंतिम अंत किस शताब्दी में हुआ था? ठीक है, तो शुंग वंश का जो अंत है वो 73वीं शताब्दी में हो गया था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते थे और भी आ सकते हैं। देखिए, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक था तो बृहद्रथ था। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या 73 ईस्वी के आसपास हुई थी, और देवभूति के मंत्री वासुदेव कर्ण ने ही उनकी हत्या कर दी थी। देवभूति के बाद कर्ण वंश ने शासन किया। ठीक है, देवभूति के बाद जो वंश आया वो कर्ण वंश था। ठीक है, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था, और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, जिसने शुंग वंश की नींव डाली। ओके, और देखिए अंतिम शुंग वंश जो था, अग्निमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग के पुत्र और उत्तराधिकारी भी थे। ओके, और कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र शुंग मुख्य पात्र थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, कोलकाता का कौन सा त्योहार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दुर्गा पूजा के बारे में। देखिए, कोलकाता की जो दुर्गा पूजा होती है उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, और यह एशिया का पहला ऐसा त्योहार है जिसे यूनेस्को में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, कोलकाता में दुर्गा पूजा अपना लंबा इतिहास है, और कोलकाता में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन जो आया था, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, तो भारत के वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान है। ओके, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान एक भारतीय राजनेता हैं जो भारत सरकार के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री, इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जो आया था वो आपका है, 2024 में कौन सा बिल पास हुआ था, यानी कौन सा विधेयक आया था? ठीक है, 2024 में कई विधेयक आए थे, जिसको देखिए बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए, 2024 में संसद द्वारा कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए थे। ठीक है, जिसमें आपका है देखिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024। ठीक है, 2024 का विधेयक पूछा गया था। ठीक है, देखिए यह विधेयक 1934 के वायुयान अधिनियम का स्थान लेता है, और भारत के विमान क्षेत्र में विमानों को अद्यतन करता है। ठीक है, दूसरा आपका विधेयक आया था वो आपका था बैंकिंग कानून विधेयक संशोधन विधेयक 2024। इस संशोधन के तहत बैंक खाताधारकों को खाते में अधिकतम 4 नामित व्यक्ति रखने की अनुमति दी है, जिसमें परिवारों के लिए धन विवरण में आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट आपका जो आया था रेल संशोधन विधेयक 2024 आया था। ठीक है, इसके तहत क्या था, यह विधेयक भारतीय रेलवे के परिचालन में सुधार और रेलवे जोनों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। ठीक, अगला आपका विधेयक क्या था वो आपका था आपदा प्रबंधन विधेयक 2024। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया को मजबूत और अधिक प्रभावी बनाना। और देख लेते हैं। देखिए, संविधान संशोधन अनुसूचित जाति आदेश विधेयक, यानी कि जम्मू कश्मीर का यह था, 2024 में पारित किया गया था। इसका माध्यम से, इस विधेयक के माध्यम से जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जाति की सूची में वाल्मीकि समुदाय को शामिल किया गया था। ओके भी, और देखिए एक और आया था। देखिए, ये आपका है सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, उसको भी पारित किया गया है। ठीक है, और देखिए इसका उद्देश्य दोस्तों सार्वजनिक परीक्षा में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वास्यता बढ़ाना, जिससे युवाओं में ईमानदारी प्रयासों को उचित मान्यता मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें तो सबसे पहले जो है पदक जीता है कार्ल लुइस ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, यदि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें तो भारतीयों में यदि पूछे तो नीरज चोपड़ा ने जीता। ठीक है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक सबसे पहले जो भारतीय हैं उनका नाम है नीरज चोपड़ा, और यदि विश्व में पूछे तो आपको कार्ल लुइस। ठीक है, तो कार्ल लुइस इस बार आया था, तो अगली बार आ सकता है, तो भारतीय पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि किस एथलीट ने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया नहीं है आपके लिए है कि आप याद कर लेना चाहिए सर। ठीक है, किस एथलेटिक ने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था? ठीक, तो जेम्स फ्रेंडन कोलोनी ने। ठीक है,
आपको याद रखना। और ये कौन है, देखिए यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जेम्स वेरेंडलिन कॉलोनी को आधुनिक ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट हैं। और अमेरिका के कार्ल लुइस थे, उन्होंने 1983 में हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित होने वाली पहली एथलेटिक चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, हरित क्रांति से क्या लाभ है। ठीक है, ये आपका आया था। ठीक, हरित क्रांति से कई लाभ हैं, जिसमें देखिए आपको जो आंसर के रूप में लगाना था वो आपको लगाना था, हरित क्रांति में अन्न उत्पादन बढ़ा और खाद्य आपूर्ति सुरक्षित हुई। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए और इसके फायदे देख लेते हैं, कई फायदे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, हरित क्रांति से कई फायदे हैं। देखिए हरित क्रांति से हमारे देश में अन्न उत्पादन बढ़ा और खाद्य आपूर्ति सुरक्षित हुई, और इससे गरीबी कम हुई तथा भुखमरी पर नियंत्रण हुआ। ओके, अगला आपके साथ किसानों की आय बढ़ी और उसकी जीवन पद्धति में सुधार हुआ। नेक्स्ट इनका था, कृषि में तकनीकी उन्नति हुई और उत्पादकता बढ़ी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हुआ और कृषि में जमीन का इस्तेमाल कम हुआ तथा शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई। ओके, कृषि को उद्योग का रूप मिला और अनाज का भंडार भी बढ़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आपका आया था, चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी हुई थी 1969 में लागू। ठीक, सबसे पहले ये आपकी कब हुई थी, 1991 में। ठीक है, उसके बाद में 5-5 वर्ष के अंतर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974 के बीच में चली थी, और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थी। ठीक है, और इनका इस योजना का मकसद था धन आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रीकरण को ठीक करना। ठीक है, इस योजना में स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पर जोर दिया गया था। और इस योजना में जो थे गार्डियल फार्मूले का उपयोग किया था, यानी कि गार्डियल फार्मूले पर आधारित थी ये योजना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस योजना के तहत भारत में हरित क्रांति और उन्नति क्रांति का उपयोग किया गया था। ठीक है, और इस योजना के तहत 14 प्रमुख भारतीय बैंकों की स्थापना भी की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आया था कि एक हार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की एक कलाकार है। ठीक, एक हार्य। ठीक, एक हार्य भरतनाट्यम के कलाकारों को एक हार्य कहा जाता है। ओके, भरतनाट्यम यानी कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, और देखिए भरतनाट्यम में शरीर की गति की तकनीकी और व्याकरण के अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक निर्भय दर्पण है। ठीक है, और भरतनाट्यम में एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में विभिन्न पात्रों को निभाता है, और एक तकनीकी जिहद जिसे हार्य कहा जाता है। ओके, जिसमें नृत्य में पैर, कूल्हे में और बाह की अवस्था परिवर्तन कालिक गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। और नृत्य में 7 प्राथमिक खंड होते हैं, जो आमतौर पर अलारिप्पू, जातिस्वरम, ठीक है, सावदा, वर्ना, पाड़ा, तिलाना और श्लोका में विभाजित होते हैं। ओके, और देखिए चिदम्बरम मंदिर में जो गौरपुरम का मंदिर है, भरतनाट्यम मुद्राएं हैं। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक, ये कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी औड़ा ने नृत्य की प्रतिष्ठित एवं लोकप्रियता को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ओके, देखिए कृष्णा अय्यर और रुक्मिणी देवी ये क्या है, ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, इनको भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आपका है, राष्ट्रीय विधानसभा परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है। विधानसभा परिषद होती है, उसका गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद यदि पूछा गया है इसमें तो आपको लगाना था 168। ठीक है, अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, इसके पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, यह नियम है। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, विधान परिषद 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, और विधान परिषद एक स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और देखिए राज्यपाल जो है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छी तरह ध्यान रखना कि राज्यपाल विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदी पुरस्कार से आया था संबंधित। देखिए नंदी पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है, ये आपका था किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नंदी पुरस्कार तो आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है नंदी पुरस्कार। देखिए नंदी पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। ये तेलुगु सिनेमा, थिएटर, टेलीविजन लाइफ टाइम अचीवमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पुरस्कार की शुरुआत 1964 में की थी। ठीक है, देखिए उस पुरस्कार की 4 श्रेणियां हैं जिनको देख लेते हैं। देखिए 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं, स्वर्ण नंदी, रजत नंदी, कांस्य नंदी और कॉपर नंदी। ठीक है, अब देखिए नंदी का मतलब क्या होता है, नंदी का मतलब होता है बैल, जो भगवान शिव का वाहन माना जाता है, इसलिए इस पुरस्कार का नाम नंदी रखा गया, जो आंध्र प्रदेश की संस्कृति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है,
रोहिंग्या मुसलमान किस देश से भारत आते हैं, ठीक है। तो रोहिंग्या मुसलमान किस देश से भारत आते हैं, तो वर्मा, ठीक है, यानी कि म्यांमार, वर्मा जिसका पुराना नाम वर्मा था, ठीक है, म्यांमार से आते हैं, ठीक है। रोहिंग्या के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रोहिंग्या मुसलमान मुख्य रूप से म्यांमार से भारत आते हैं, और रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में राखाइन प्रांत में रहने वाले एक जातीय समुदाय है। म्यांमार सरकार उन्हें नागरिकता नहीं देती और उन्हें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी मानती है। ओके, 2017 में म्यांमार की सेना द्वारा हिंसा और नरसंहार के कारण लाखों रोहिंग्या शरणार्थी बन गए। ओके, यानी कि भारत आकर शरणार्थी बन गए थे। देखिए हिंदी के बारे में देखिए तो देखिए अगला पार्ट आपका हिंदी का आता है, जिसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं। वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द की अतिवृष्टि होता है, ठीक है, और श्राप का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, ठीक है, जैसे कि श्राप हो गया, ईर्ष्या निंदा हो गया, प्रतिबंध हो गया, गाली होगी, निंदा होगी, धिक्कार हो गया, फटकार हो गया, शपथ हो गया। ओके, और वितृतीकरण, ठीक है। महात्मा गांधी से संबंधित एक गद्यांश आया था, इसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बुलम शब्द आए थे, पर्यायवाची आए थे, तत्सम भी आया था, ठीक है, बहुवचन 2 आए थे, रचनाएं भी आई थी। ओके, मैथ के बारे में देख लेते हैं। 10 से 7 3 क्वेश्चन थे, लाभांश से 2 से, एसआई से 3 से, ठीक है, औसत से 2 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। डीआई से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, नंबर सिस्टम से था, एलसीएम एचसीएम से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन था, रेशियो से था, पाइप एंड टंकी से कोई नहीं था, ठीक है, 10 से 2 क्वेश्चन थे, आयु से संबंधित था, कार्य से था, अनुपात से था, ठीक है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से ही आ रहे हैं। ओके, रक्त संबंध भी इसी टाइप से आ गए, यानी रक्त संबंध से एक था, नंबर सीरीज से एक था, मेन डायग्राम में एक था, एनालॉजी से नहीं था, ठीक है, पास से एक था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से था। ओके, कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, मिररी में से 1 क्वेश्चन था। इसी तरह से देखिए आपके ऑथेंटिक कथन निष्कर्ष से था, पजल से एक था। ओके, पजल से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके सेटिंग अरेंजमेंट वाले। ओके, आपको हिंदी, मैथ और रीजनिंग में पी बाई क्यू को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अधिकांश क्वेश्चन जो है पी बाई क्यू से ही आ रहे हैं। यहीं तक की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।